प्यारे बच्चों, कोविड-19 के कारण आप सभी अपने अपने घरों में रहकर ही अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। ऐसे समय में आप अपनी पढ़ाई को रोचक तरीके से सीख समझ सकें, इसके लिए झारखंड सरकार द्वारा प्रस्तुत किया जा रहा है हमारा दूरदर्शन हमारा विद्यालय कार्यक्रम। इसके माध्यम से आप प्रत्येक दिन सोमवार से शुक्रवार तक पूर्वाह्न 10 से 12 तथा अपराह्न 1 से 2 बजे तक अपनी अपनी कक्षाओं के अनुरूप कार्यक्रम देख सकेंगे। अब पढ़ाई नहीं रुकेगी। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग झारखंड। जोहार, JCERT की डिजिटल शाला में आपका स्वागत है। आज के सत्र में हम कक्षा 8 के विज्ञान विषय के पाठ फसल उत्पादन एवं प्रबंधन के बारे में जानेंगे। नमस्कार। जोहार। बच्चों, पिछले कक्षा में आपने फसल उत्पादन और प्रबंधन के बारे में कुछ विषय वस्तुओं को सुना, समझा। आज हम लोग उसी के बारे में जो कृषि पद्धतियों के बारे में जानेंगे और अधिक विस्तार से, ताकि और अधिक समझ बन जाए। हमारे साथ अशोक जी हैं। अशोक जी, आप बताएंगे कि फसल पद्धतियों में या कृषि पद्धति के चरणों में पहला चरण क्या है? जी कुंडू जी, फसल उत्पादन का सबसे पहला चरण होता है मिट्टी तैयार करना। वह एक महत्वपूर्ण चरण है। इसमें मिट्टी को उल्टा पलटा जाता है, अर्थात उसको पोला किया जाता है, जिसे हम लोग मिट्टी हल्का करना भी कहते हैं। अब सवाल उठता है कि ये मिट्टी को हल्का क्यों किया जाता है। तो आप सभी जानते हैं कि जब बीजों की बुआई की जाती है तो उससे जड़ निकलती है, और जड़ श्वसन के लिए ऑक्सीजन गैस का उपयोग करती है, जो कि मिट्टी में उपस्थित वायु से ही वो ऑक्सीजन गैस प्राप्त करती है। एक और महत्वपूर्ण कारण है कि मिट्टी के अंदर जल, वायु और खनिज लवण तथा मृत सजीव भी पाए जाते हैं, और वो अपघटित होकर के पोषक तत्वों का निर्माण करते हैं। तो मिट्टी को उलटने पलटने से पोषक तत्व मिट्टी में मिल जाते हैं बेहतर ढंग से, और जड़ उसका अवशोषण करते हैं और पौधों की वृद्धि करने में सहायता करते हैं। आपने और भी देखा होगा कि मिट्टी में कुछ केंचुए पाए जाते हैं। इन केंचुओं को किसानों का मित्र भी कहा जाता है। वो केंचुओं वे भी क्या करते हैं कि मिट्टी को उलटते पलटते हैं और ह्यूमस को मिट्टी के ऊपरी सतह तक ले आते हैं। मिट्टी हल्की हो जाती है, भुरभुरी हो जाती है, जिससे पौधे आसानी से वृद्धि कर पाते हैं। तो आपने देखा कि मिट्टी को उलटना पलटना, पोला करना, यही इस क्रिया को ही हम लोग खेतों की जुताई भी कहते हैं। आप देखते हो किसान खेतों की जुताई करते हैं। जुताई के लिए कुछ औजार की भी आवश्यकता होती है। उस जुताई के औजार में आप देखते होंगे एक परंपरागत औजार जो आजकल खेतों में किसानों द्वारा आसानी से दिखाई दे जाता है, वो एक हल है। हल और दूसरा है ट्रैक्टर। कुछ बड़े क्षेत्र में जब जुताई की जाती है तो वहाँ ट्रैक्टर का किसान प्रयोग करते हैं। तो हल में क्या होता है कि लोहे की एक फाल लगी होती है। उस लोहे की फाल से मिट्टी को उल्टा पलटा जाता है। और हल में और ट्रैक्टर में थोड़ा अंतर यही है कि हल में एक फाल होता है, लोहे की पत्ती होती है, उसी को हम लोग फाल बोलते हैं। और ट्रैक्टर में एक से अधिक भी फाल होते हैं, एक फाल वाले भी ट्रैक्टर होते हैं।
जिससे मिट्टी की जुताई की जाती है उसको हल ही कहते हैं, और अधिक फाल वाले को कल्टीवेटर भी कहा जाता है। तो इस तरह से जुताई की प्रक्रिया होती है। जुताई करने का क्या फ़ायदा है ये भी आप जानना चाहेंगे कि जुताई से क्या फ़ायदा होता है। तो जुताई से एक तो मिट्टी हल्की हो जाती है, भुरभुरी हो जाती है, जिसमें वायु उपस्थित रहती है। जुताई करने से मिट्टी की जल धारण क्षमता बढ़ जाती है। मिट्टी में जल ज़्यादा अवशोषित करने की क्षमता हो जाती है, नमी बनी रहती है। जुताई करने से एक फ़ायदा ये है। जुताई का एक फ़ायदा और है कि जब खेतों को हल के द्वारा या कल्टीवेटर के द्वारा मिट्टी को पलटा जाता है तो उसमें उपस्थित खरपतवार भी उसके अंदर मिल जाते हैं और वो सड़ गल करके पोषक तत्वों का निर्माण कर देते हैं। जुताई को इस तरह से परिभाषित कर सकते हैं कि मिट्टी को उलटना पलटना एवं पोला करने की प्रक्रिया ही जुताई कहलाती है। अब एक सवाल उठता है कि क्या हमेशा आप आसानी से जुताई कर पाते हैं? कभी कभी देखते होंगे कि जब मिट्टी कड़ी और शुष्क हो जाती है तो उसको जोतना आसान नहीं होता है। तो उसके पहले क्या किया जाता है कि उसमें पानी भी दिया जाता है, या यदि पानी नहीं दिया गया कभी तो वहाँ पे हम लोग पाटल चलाते हैं, जिसको पट्टा या प्लैंक कहते हैं। आप अपनी भाषा में, सामान्य भाषा में लोग पट्टा भी कभी कभी कहते हैं। तो पट्टा से मिट्टी को समतल किया जाता है। अब समतल करने का भी एक अपना फ़ायदा है। समतल क्यों किया जाता है मिट्टी? आपके मन में भी ये सवाल उठ रहा हो कि आखिर समतल क्यों किया जाता है मिट्टी को? तो मिट्टी को इसलिए समतल किया जाता है कि सारे जगहों पे समान रूप से पानी पहुँचे, कहीं जल जमाव नहीं हो जाए। दूसरा कारण है कि समान रूप से उसे पोषक तत्व भी मिले। मिट्टी में जब हम पोषक तत्व या खाद या उर्वरक का प्रयोग करते हैं तो वहाँ भी मिट्टी में पोषक तत्व समान मात्रा में पहुँचे, क्योंकि जल के द्वारा घुलनशील होते हैं उर्वरक और सभी जगह पहुँच जाएंगे ताकि पौधों को नुकसान नहीं पहुँचे। अब बात आती है जुताई के कुछ औजार होते हैं, कृषि के कुछ औजार होते हैं। औजार में आप चित्र में देख रहे होंगे, देखेंगे भी। एक पहला जैसा कि कहा गया हल, तो ये आपका हल है, आप इसे भी देख सकते हैं। यहाँ पर हल में मुठिया होता है, हत्था होगा, आपको दिख रहा होगा, और एक लोहे का फाल होगा जो कि हल के नीचे लगता है। लोहे की पत्ती लगी रहती है उसमें, हल में। आप अभी चित्र में भी देखेंगे और यहाँ भी आप देख रहे होंगे। और एक हल साफ्ट इसको बोलते हैं। ये जो है हरीस, इसे हरीस या हल साफ्ट भी कहा जाता है। ये आपको दिख रहा होगा। तो इससे इसके अंदर एक पत्ती लगी रहती है और ये लोहे की पत्ती जो है यहीं लगाई जाती है, और ये मुठिया के द्वारा, और इसको बैलों के साथ या पशुओं के सहारे इसकी मिट्टी की जुताई की जाती है, खेतों की जुताई की जाती है। आप देखते होंगे कहीं कहीं हमारे यहाँ बैल और काड़ा, जिसे हम भैंसा कहते हैं, उसके द्वारा भी खेतों की जुताई की जाती है। अशोक जी, एक आधुनिक हल भी होता है जी, वो क्या होता है आधुनिक हल? आधुनिक हल होता है कल्टीवेटर, लोहे की ज़्यादातर बनी होती है, जो कि ट्रैक्टर में उसमें बहुत सारे फाल लगे रहते हैं और वो उससे खेतों की जुताई की जाती है। वो बड़े क्षेत्र को जब जोतने की बात आती है तो वो आसान होता है, सरलतम रूप से उससे जुताई की जा सकती है, समय की भी बचत होती है उसके द्वारा। लेकिन छोटे खेतों में अभी हमारे किसान उसी का प्रयोग कर रहे हैं, हल बैलों के द्वारा या कारा के द्वारा। दूसरा औजार होता है कुदाल, उसको भी आप चित्र में देख रहे थे। कुदाल में एक बेंट होता है जिसको हम लोग कहते हैं, लोहे या लकड़ी की बेंट बनी होती है, और चौड़ी एक लोहे की पट्टी बनी होती है जिससे मिट्टी को तैयार की जाती है। तो हल, कुदाल, ये हमारे मिट्टी के औजार हो गए। तो जब मिट्टी पूरी तरह से तैयार हो जाती है तो उसके बाद इस व्यवस्थित क्रम का अगला चरण आता है, जो मुझे लगता है कि आप बेहतर बता पाएंगे बच्चों को, कि जो अगला चरण होता है बुआई। तो आप ज़रा बताएं कुंडू जी कि बुआई को विस्तार से बच्चों को बताएं।
मिट्टी तैयार हो जाने के बाद, जब मिट्टी की तैयारी हो जाती है, जैसा अशोक जी ने बताया कि उसको पोला किया जाता है, उसको हल्की कर दी जाती है ताकि उसके अंदर में हवा, पानी ये सभी मौजूद रहें। तो इसके बाद आता है बुआई का चरण। इसमें क्या होता है कि बुआई उसको कहेंगे जो बीजारोपण को कहते हैं। बीज को रोपने की जो विधि होती है या पद्धति होती है वह बुआई के अंतर्गत आता है। यह भी एक महत्वपूर्ण चरण है, क्योंकि बीज का चयन सही होना चाहिए। आपने पिछली कक्षा में भी देखा होगा कि जो बीजों का चयन हम लोग कैसे करते हैं, पानी में डुबा करके जब उसमें तैरने लगते हैं कोई बीज, तो उन बीजों को हम लोग चयन नहीं करते हैं, और जो पानी में डूब जाते हैं उन बीजों को हम लोग चयन करते हैं। इस तरह से यह बुआई का काम भी मिट्टी तैयारी के बाद हम लोग करते हैं। बुआई के भी कुछ औजार होते हैं, एक परंपरागत औजार और दूसरा आधुनिक औजार। परंपरागत औजार के अंतर्गत जो हल होता है उसी में एक शंकुनुमा, इस तरह से शंकुनुमा एक भाग होता है, उसमें बीज डाले जाते हैं और उस एक नली जैसी रचना होती है जिसके अंतर्गत 2 या 3 इस तरह से संकरी नली होती है, जिससे होकर के बीज गिरते हैं खेतों में, उस ज़मीन पर, मिट्टी पर। तो उससे क्या होता है कि जितनी मात्रा में हम लोगों को बीज गिराने की आवश्यकता होती है उसी हिसाब से उससे बीज गिरता है। ये तो हमारा परंपरागत औजार है। आधुनिक औजार भी होते हैं जिसमें सीड ड्रिल होता है। सीड ड्रिल एक औजार है जो आधुनिक औजार है बुआई के लिए। ये ट्रैक्टर में लगा रहता है। ट्रैक्टर में क्या होता है कि ट्रैक्टर से जब जोताई होती है तो उसी समय उसमें बीज भी धीरे धीरे पंक्तिबद्ध एक लाइन से लग जाते हैं। तो ये सीड ड्रिल हुआ जो ट्रैक्टर से किया जाता है, मशीन से। इसके अलावे कुछ और तरीके होते हैं, जैसे हाथ से छिटक करके छिटका बुआई। जब मिट्टी बिल्कुल भीगी होती है, कीचड़ वाला होता है, तो उस समय हाथ से छिटक करके बुआई किया जाता है। इसके अलावा कुछ बीजों को ऐसे हल से जोतने के बाद उसमें भी हाथ से ऐसे गिराया जाता है, तो उस तरह से भी बुआई की जाती है। बुआई में एक बात का ज़रूर ध्यान देना चाहिए, कहीं कहीं बीज अधिक भी गिर जाते हैं, तो उन बीजों की दूरी को कम करना। हो सकता है कि यह संभव नहीं हो, तो क्या करेंगे कि उसको जब पौधा उग जाएगा तो एक साथ मान लीजिए बहुत सारे पौधे उग गए, तो उसमें से कुछ पौधों को उखाड़ करके उसकी दूरी को सही या जो दूरी चाहिए उस बीज के लिए या पौधे के लिए, वह दूरी बनाने के लिए ऐसा किया जाता है, जो कि बहुत ही आवश्यक है। अशोक जी, बुआई के साथ साथ वहीं से शुरू होता है खाद या उर्वरक देने की बात। तो खाद और उर्वरक देने से क्या फ़ायदे होते हैं,
इनके बारे में थोड़ा सा आप जानकारी देंगे और यह भी बताएंगे कि खाद और उर्वरक में अंतर क्या है। जी हाँ, पिछली कक्षा में आपने देखा था कि हम लोगों ने एक क्रियाकलाप किया था। इसमें 2 पात्र रखे हुए थे, एक दोनों पात्र में मिट्टी रखी हुई थी। एक मिट्टी खाद वाली मिट्टी थी और एक सामान्य मिट्टी थी। उसमें आपने पौधों की वृद्धि को बेहतर ढंग से देखा था, जिसमें आपने पाया कि खाद वाली मिट्टी में पौधे की वृद्धि बेहतर ढंग से हुई। तो ये तो खाद की बात हो गई। और खाद या उर्वरक है क्या? तो मिट्टी के पोषक तत्व को बनाए रखने के लिए जिन पदार्थों का उपयोग हम करते हैं खेतों में, उसे ही हम खाद या उर्वरक कहते हैं। उससे मिट्टी के पोषक तत्व बने रहते हैं। ऊपर से भी किसान खाद या उर्वरक डालते हैं। तो अब प्रश्न है कि खाद और उर्वरक में अंतर। तो खाद कार्बनिक पदार्थ है, मिट्टी में उपस्थित देखते होंगे आप लोग, किसानों को भी देखते हैं, घर के सामने गड्ढे कर लेते हैं, उसमें मृत जीवी पौधे रहते हैं, बहुत सारे खरपतवार रहते हैं, तथा उसके अंदर जो सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं, उसमें सारे चीज़ों को डाल कर और जैविक पदार्थ जीव जंतुओं के जो उत्पाद होते हैं उसको भी अपशिष्ट को डाल दिया जाता है और उसे मिट्टी से ढक दिया जाता है, ताकि वो अपशिष्ट अपघटित हो करके और खाद का रूप धारण कर लेते हैं, जिसमें पोषक तत्व पाए जाते हैं और उससे पौधे की वृद्धि अच्छी होती है, मिट्टी भुरभुरी जाती है और ह्यूमस, मिट्टी में ह्यूमस बन जाता है। तो हुआ हमारा हुआ खाद। और दूसरा होता है उर्वरक। उर्वरक जो रासायनिक पदार्थ है, जैसे आपका नाइट्रोजन हो गया, फास्फोरस हो गया, पोटास हो गया, और यह इसका उत्पादन फैक्ट्रियों में होता है। NPK का आपने नाम सुना होगा, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, और कुछ यूरिया खाद, अमोनियम सल्फेट, ये सब खाद रासायनिक उर्वरक के नाम हैं। तो रासायनिक उर्वरक क्या है कि आसानी से उपलब्ध हो जाता है, खेतों तक आसानी से पहुंचा दिया जाता है, और ये जल में घुलनशील होते हैं। तो जल में घुलनशील होते हैं तो बराबर मात्रा में पौधों तक आसानी से पहुंच जाते हैं। लेकिन आपने जो कहा था कि खाद और उर्वरक में अंतर बताने की बात, तो खाद और उर्वरक का प्रयोग करते समय हम अपने विवेक का ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे। हम निश्चित रूप से यदि खाद का उपयोग करें तो बेहतर होगा। उर्वरक के उपयोग करने से कुछ हानियां भी हैं। उर्वरक क्या होता है कि जब वो घुलनशील होता है जल में, तो मिट्टी के साथ बह करके आसपास के जलाशयों में भी चला जाता है, जिससे जल भी प्रदूषित होने का खतरा रहता है। उसमें जलीय जीवों को भी हानि हो सकती है। जी हाँ, उसमें जलीय जीवों को भी हानि हो सकती है। इसीलिए हालांकि उससे पोषक तत्व तो प्राप्त होते हैं और आसानी से उपलब्ध है, उसका प्रयोग किया जाता है, लेकिन उसका प्रयोग हम थोड़ा सा सोच समझ के करें, कम से कम करें, कम कर दें, जहाँ आवश्यकता नहीं है वहाँ न करें। एक जैविक खाद भी जी हाँ हम लोग उपयोग कर सकते हैं। जैविक खाद का उपयोग करें तो बहुत अच्छा है फसलों के लिए। फसलों के माध्यम से हमें भी अनाजों में रासायनिक पदार्थ कम प्राप्त होंगे, ताकि हम स्वस्थ रहेंगे। अशोक जी, अगले चरण से पहले हम लोग थोड़ी सी देख लें और विस्तार से कि खाद और उर्वरक में क्या अंतर है। उर्वरक एक अकार्बनिक पदार्थ है, खाद एक प्राकृतिक पदार्थ है जो गोबर, मानव अपशिष्ट एवं पौधों के अवशेष के विघटन से प्राप्त होता है। उर्वरक का उत्पादन फैक्ट्रियों में होता है, खाद खेतों में बनाई जाती है। उर्वरक से मिट्टी को ह्यूमस प्राप्त नहीं होती है। अब यहाँ पर एक प्रश्न आता है कि ह्यूमस है क्या। तो ह्यूमस जो छोटे छोटे पौधों के जो सड़े गले भाग हैं या जंतुओं के जो सड़े गले भाग हैं उसको ह्यूमस कहा जाता है, जो काफ़ी पोषक तत्वों से भरी होती है। लेकिन खाद में से मिट्टी को ह्यूमस प्रचुर मात्रा में प्राप्त होती है। उर्वरक में पादप पोषक जैसे फास्फोरस, पोटेशियम तथा नाइट्रोजन प्रचुरता में
होते हैं। खाद में पादप पोषक तत्व तुलनात्मक रूप से कम होता है। उर्वरक का भंडारण, परिवहन तथा इसका उपयोग काफ़ी आसान होता है, लेकिन खाद का भंडारण, परिवहन तथा इसका उपयोग तुलनात्मक रूप से कठिन होता है। उर्वरक जो है वो मिट्टी की संरचना को बिगाड़ता है, लेकिन खाद मिट्टी की संरचना में सुधार लाता है। ये बहुत बड़ा एक अंतर है। उर्वरक शीघ्र प्रभाव डालता है क्योंकि जल्दी वो पानी में घुल जाता है और जड़ों के द्वारा अवशोषित हो जाता है, जबकि खाद थोड़ी कंपैरेटिवली तुलनात्मक रूप से देर से यह प्रभाव डालता है। ये अंतर है उर्वरक और खाद में। आइए बच्चों, अब खाद और उर्वरक के अंतर को समझने के लिए एक क्रियाकलाप करते हैं। देखिए, 3 तरह की मिट्टी यहाँ पर आपको दिखाई दे रही है। एक खाद वाली मिट्टी है, एक उर्वरक वाली मिट्टी है और एक सामान्य मिट्टी है। तो इसमें 8 दिन पहले टमाटर के बीज को लगाया गया था और 8 दिन के बाद इस मिट्टी के पात्रों को हम लोग लेके आ रहे हैं यहाँ पर, और इसके वृद्धि को देखिए। इसमें किस पात्र में पौधे की वृद्धि बेहतर ढंग से हुई है। निश्चित रूप से इस खाद वाली मिट्टी में बेहतर वृद्धि है, उससे ज़्यादा वृद्धि उर्वरक वाले में है, और इस सामान्य मिट्टी में पौधे की वृद्धि काफ़ी कम हुई है। तो उर्वरक से वृद्धि तो होती है, लेकिन यह रासायनिक उर्वरक है, यह हमें बहुत ज़्यादा फायदा नहीं पहुंचाता है। इसमें मैं बच्चों के लिए और कुछ जोड़ना चाहता हूं कि ये जो खाद वाला जो बर्तन है, जिस मिट्टी में खाद मिलाई गई है, जो सड़े गले पत्ते हैं, गोबर है, उस तरह के जो खाद, जो प्राकृतिक खाद या खाद कहते हैं जी, उस खाद को इस मिट्टी में मिलाया गया है। और यहाँ पर जब बीज लगाया गया तो ये वृद्धि हुई। इसमें क्या है, जैसे अभी हम लोग उर्वरक और खाद के अंतर में अभी चर्चा की थी कि इसमें प्रभाव धीरे धीरे पड़ता है, लेकिन खेत को हानि नहीं पहुंचती है इससे। अच्छा। और फसल भी गुणवत्ता युक्त होता है। लेकिन वो उर्वरक वाला जो है वो काफ़ी तेज़ी से, क्योंकि अंतर में हम लोगों ने पिछले अभी जो उर्वरक और खाद में अंतर हम लोगों ने देखा, उसमें भी इस बात का जिक्र हुई कि उर्वरक जो है वो पानी में घुल जाता है और बहुत जल्दी घुलता है, और बहुत जल्दी पेड़ पौधे के जो जड़ हैं उसको अवशोषित कर लेते हैं। इसलिए उसमें वृद्धि जो है खाद की अपेक्षा ज़्यादा तेज़ी से होती है। जैसे यूरिया की बात अगर हम लोग करें, आप देखेंगे कि जैसे ही बुआई होती है यूरिया छिड़क दिया जाता है। उससे क्या होता है कि वह तुरंत वृद्धि करने लगती है, तो वह थोड़ा सा कार्य जल्दी या तीव्र गति से होता है, जबकि इसमें मंद गति से होती है। लेकिन स्वस्थ पौधे इसमें भी होते हैं, ऐसी बात नहीं है। हाँ, जहाँ तक मिट्टी की बात है तो उसमें पोषक तत्वों की कमी के कारण उसकी वृद्धि आप देख रहे होंगे, वो वृद्धि अपेक्षाकृत बहुत ही कम है। लेकिन ऐसी भी बात नहीं है कि मिट्टी में कोई फसल नहीं उगती है, उसमें भी फसल उगती है। तो ये उर्वरक और खाद के अंतर को हम लोगों ने यहाँ पर देखा और समझा। आज हम लोगों ने सीखा कृषि पद्धतियों के विभिन्न चरणों के अंतर्गत पहला चरण मिट्टी की तैयारी, दूसरा बुआई, जिसके अंतर्गत कैसे बीजों का रोपण किया जाता है, किन किन तरीकों से, आधुनिक विधि और परंपरागत विधियों के द्वारा।
तीसरा चरण खाद एवं उर्वरक देना, जिसमें हम लोगों ने खाद और उर्वरक के अंतर को भी जाना और किसमें पौधे की वृद्धि ज़्यादा होती है उसको एक क्रियाकलाप के द्वारा भी समझा। तो बच्चों, आज हम लोगों ने कृषि उत्पादन और प्रबंधन के अंतर्गत जो कृषि पद्धतियां हैं उनके 3 चरणों के बारे में हम लोगों ने सीखा। अगली कक्षा में जो अन्य चरण हैं उनके बारे में हम लोग सीखेंगे। इस प्रसारण से संबंधित सुझाव, अपने प्रश्न इत्यादि आप हमें jcertrg@gmail.com तथा टोल फ्री नंबर 1800 5728 585 पर संपर्क कर सकते हैं।